मणिपुर जल रहा है। 3 मई 2023 को मणिपुर की 2 कम्युनिटीज़ के बीच एक क्लैश शुरू हो जाता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने पर बीएसएफ और सीआरपीएफ को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं। इस वायलेंस के अराउंड बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक्सप्लेन करती हैं, पर इस वीडियो में हम दोनों ही पक्षों को जानेंगे और इस वायलेंस की असली जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। वायलेंस में घुसने से पहले हमें मणिपुर की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों को समझना होगा। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है जिसका 3 तरफ से बॉर्डर मिजोरम, आसाम और नागालैंड से लगता है और चौथी तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है जो कि म्यांमार से सटा है। मणिपुर के लैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है विच इज़ हिल्स एंड वैलीज। हिल के हिस्से को जो कि लैंड का 90% हिस्सा है उसमें कुकी और नागा ट्राइब्स रहती हैं और वैली वाला हिस्सा जो कि सिर्फ 10% है टोटल लैंड का उसमें मीती लोग रहते हैं। यानी 10% हिस्से पर वैली की 59% पॉपुलेशन रहती है और 90% हिस्से पर 44% पॉपुलेशन रहती है, जो सीधा सीधा पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी इफेक्ट करता है क्योंकि ये छोटी वैली वाला हिस्सा ओवर पॉपुलेटेड है। ये स्टेट की कैपिटल भी है जिसे इम्फाल वैली या इम्फाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 60 में से 40 सीटें यहाँ से आती हैं और 20 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। कैपिटल रीजन होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ और हिली एरिया की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कुकी ट्राइब्स ऑलरेडी यही मानता है कि मीती लोगों को हर चीज़ में अपर हैंड है और हर जगह उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। वहीं अगर मीती लोगों की तरफ से बात करें तो वो मूल निवासी जो वहाँ की मेजॉरिटी है वो सिर्फ 10% लैंड पर ही सीमित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 371C के अकॉर्डिंग वो इस एरिया से बाहर हिली एरियाज़ में कोई लैंड भी नहीं खरीद सकते, जबकि ये बात कुकी और नागा ट्राइब्स पर बिल्कुल लागू नहीं होती क्योंकि उनके पास एसटी प्रिविलेजेस हैं। इसी वजह से मीती लोगों में ये डर है कि वो अपने ही स्टेट में कहीं माइनॉरिटी बनकर ना रह जाए, क्योंकि काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो कि म्यांमार से यहाँ आकर बस जाते हैं वो हिली एरियाज़ में ही नहीं बल्कि इस वैली वाले एरिया में भी आकर बस जाते हैं, जिससे मीती लोगों के रिसोर्सेज और जॉब्स दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। और इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए साल 2012 में मीती कम्युनिटी सरकार से एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे के लिए गुहार लगाती ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें एजुकेशन और जॉब्स के लिए और वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटीज़ बनकर ना रह जाएं। इस डर का कारण रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि कुकी ट्राइब जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और जो मीती ट्राइब है वो हिंदू पॉपुलेशन है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो 1901 में लगभग 0.02% के आसपास थी, ये आज 2023 में लगभग 45% के आसपास आने वाली है। और इतनी तेज़ी से किसी की पॉपुलेशन का बढ़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा ही लगता है, तो इसके पीछे ये भी शक है कि म्यांमार से कुछ लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। और कुकी ट्राइब्स नहीं चाहते कि मीती कम्युनिटी को ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले ही ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं और दे आर इन मेजॉरिटी विद अ डोमिनेंट पोजीशन, और अगर उन्हें ऐसा स्टेटस भी दे दिया जाएगा तो वो उनकी जॉब्स और प्रिविलेजेस को इफेक्ट करेगा। बट मीती लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट के चलते काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस से दूर हैं और वो उनकी डिमांड करते हैं। और इस इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सरकार फरवरी 2023 में चुरनचंदपुर विलेज में और अदर एरियाज़ में इंक्रोचमेंट हटाने का काम स्टार्ट कर देती है और वहीं पर कुछ इलीगल चर्चेज़ को भी तोड़ देती है, जिससे कुकी ट्राइब्स वाले ज़्यादा खुश नहीं थे। और इसी सीरीज़ में 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट कंसीडर करता है उस 2012 की पिटीशन को और सरकार को आदेश देता है कि मीती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में डालने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। और इन सब कारणों से कुकी और नागा ट्राइब्स वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप 27 अप्रैल को एक ओपन जिम को आग लगा दी जाती है, जहां नेक्स्ट डे यानी 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम इस जिम का इनॉग्रेशन करने आने वाले थे। जिसके बाद सेक्शन 144 लागू कर दिया गया, लोगों को प्रोटेस्ट करने और बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया गया था और 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू भी लग गए थे। आफ्टर दिस कर्फ्यू ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। एंड बिकॉज ऑफ सम र्यूमर्स अफरा तफरी मचने लगी और आसपास के मीती सेटलमेंट्स को इन लोगों ने जलाना शुरू कर दी। इसके बाद दोनों कम्युनिटीज़ में क्लैश शुरू हो गए और पूरा इंटरनेट वीडियोस से फ्लड हो गया, जिनमें लोगों को सड़कों पर AK-47 और MK4 जैसे एडवांस वेपन्स लेकर घूमते हुए देखा जा सकता है। काफ़ी लोग इन्हें फेक वीडियोस कहते हैं, काफ़ी लोग इन्हें रियल वीडियोस कहते हैं, बट नथिंग इज़ ऑफिशियल टिल नाउ।
4 मई तक वायलेंस आग की तरह और भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया था। सड़कों, दुकानों और गाड़ियों पर आगजनी होने लगी थी। लगभग 1200 घरों को जला दिया गया, 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और बहुत सारे लोग इंजर्ड थे एंड अभी भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब तक वहाँ से रातों रात 10,000 से ज़्यादा मीती लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें उनका वो डर आंखों के सामने आता दिख रहा है। अब यहाँ मेजर इश्यूज़ यही है कि मीती लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना मिले और दूसरा ये इलीगल इमिग्रेंट्स। सोर्सेज की माने तो ये इमिग्रेंट बाहर से AK-47 जैसी राइफल्स और MK4 जैसे एडवांस वेपन्स यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, वरना इतने एडवांस वेपन यहाँ मिलना इम्पॉसिबल। और मैती लोगों का मानना ये भी है कि ये इमिग्रेंट्स यहाँ की ट्राइब्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके खिलाफ, और जो वायलेंस हम देख रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। हम खुद मानते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज़ का समाधान हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट विद इन कंट्री तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक क्रूशियल स्पोर्ट है देश के लिए जो कि हाईली इन्फ्लुएंस्ड है दूसरे देशों से। एंड दिस इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड म्यांमार एंड चाइना, जो पहले से ही कई बार नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। अगर पहले ही लैंड रिफॉर्म एक्ट को सीरियसली लेकर उस समय की सरकार ने इस पर चेंजेस किए होते तो शायद आज ये कंडीशन हमारे सामने ना खड़ी होती। भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स एक बड़ी समस्या है जिसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना गया है, जो कि हम मणिपुर में देख ही रहे हैं।